बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक का लेक्चर नंबर 3 है। और एज आपको पता है कि जैसे मैं आपको करवा रहा था कि सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, उसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे पास, ये 3rd लेक्चर है। तो यहाँ पर देखें, अगर आप एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है, ये वर्ड प्रॉब्लम हम इसके अंदर करते हैं। 1 सेकेंड वेट कीजिएगा बेटा। माइक मेरा ऑफ था। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक का लेक्चर नंबर 3 है और ये सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कर रहे थे। इसके 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और मैं आज इसकी और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये मेरे साथ साथ आप कर सकते हैं। इसमें देखें कि लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में, अच्छा ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप का ही क्वेश्चन है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट एट टाइम t days इज डिनोटेड बाय n। यानी t टाइम के ऊपर जितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे वो n से डिनोट किए गए, where n is treated as a continuous variable। और n कौन सा वेरिएबल है? कंटिन्यूस वेरिएबल है, यानी ये डेसिमल में भी हो सकता है, लेकिन नंबर्स हैं तो ये जाहिर है आपके पास कंटिन्यूस का मतलब ये है कि टाइम के लिहाज से ये n इंक्रीज होंगे। इट इज गिवन दैट, ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और ये गिवन है कौन से 2 वेरिएबल्स में? आप देखें, एक में एक n है यानी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, और एक t है जो कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाउंड्री कंडीशन गिवन है कि व्हेन t इज इक्वल टू 0, यानी जब आपने स्टॉप वॉच अपनी ऑन की, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इज 100। ऑर्गेनिज्म पहले से इसके अंदर 100 रखे हुए थे। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर n इन टर्म्स ऑफ t। और आपको n का सब्जेक्ट बनाकर t की फॉर्म में एक्सप्रेशन लाना है। तो पहले मैं यहाँ पर जो है वो पार्ट 1 के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन कॉपी कर लेता हूँ। ये हमें गिवन है dn अपॉन dt। या देखिएगा, सबसे पहला स्टेप आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये है कि आप वेरिएबल को जो है वो सेपरेट करें। तो यहाँ से मैं वेरिएबल को जो है वो सेपरेट करता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा n और ये 0.5। तो n वाली टर्म्स को मैं एक तरफ कर लूंगा और t वाली टर्म्स को मैं एक तरफ कर लूंगा, क्योंकि मुझे n को सब्जेक्ट बनाना है, लिहाजा n वाली टर्म्स को मैं लेफ्ट पर ले आता हूँ और बाकी टर्म्स को मैं राइट पर ले आता हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन n और ये आ जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा आपके पास dn। सिमिलरली आपके पास ये होगा, एक सेकेंड, यहाँ पर ये आ गया आपके पास dn और ये हो गया 1.2 e की पावर माइनस 0.0 t और dt, ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा, इस n की पावर 0.5 को अगर आप न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये हो जाएगी n की पावर माइनस 0.5 और ये हो जाएगा dn। अब आप देखें, आपने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, यानी t वाली टर्म सारी की सारी जो है वो राइट साइड पर हो गई और n वाली टर्म सारी की सारी जो है वो लेफ्ट साइड पर हो गई। अच्छा, इसके बाद अब आपका काम ये होता है कि आप दोनों साइड के ऊपर इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा दी, यहाँ पर भी मैंने साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा दी। इंटीग्रेशन वाले स्टेप में आप देखें, ये n की पावर माइनस 0.5 है, ये बेसिकली एस टाइप की इंटीग्रेशन है बेटा। तो ये हो जाएगा एस टाइप की इंटीग्रेशन में पावर में 1 ऐड कर देंगे तो माइनस 0.5 प्लस 1 इट बिकम्स 0.5 और जो पावर ऊपर होती है वही नीचे आ जाती है। ये समझ लें वही x की पावर n वाला फॉर्मूला जो पावर मेथड है वो हमने अप्लाई कर दिया। यहाँ पर 1.2 कोफिशिएंट है। e की पावर का इंटीग्रल और डेरिवेटिव आपको पता है सेम होता है, तो e की पावर माइनस 0.02 t और जो t का कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड हो जाएगा। प्लीज कोई बच्चा जो है वो जरा इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा प्लीज, और dt सॉरी प्लस c आ जाएगा। 1.2 को बेटा डिवाइड कीजिएगा 0.02 से प्लीज, और ये 1 डिवाइड बाई 0.5 तो ये तो 2 हो जाएगा। ये जरा प्लीज जल्दी से करके दीजिए मुझे। 1.2 को डिवाइड कीजिए 0.02 से, ये आ रहा है माइनस 60। ठीक है, थैंक यू। माइनस 60 और e की पावर है माइनस 0.02 t प्लस c। अब आप इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन बेटा आपको क्या गिवन थी
मेरा ख्याल में गिवन ये था कि t 0 है, ये गिवन था ना कि जब t 0 है तो n जो है वो 100 है, यानी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो 100 है। तो इसी को फॉलो करते हैं, t 0 और n 100 रखते हैं ताकि c हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 100। अच्छा, आपको पता है कि जो 0.5 होगा, तो 0.5 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। इसका मतलब यहाँ पर n के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और n की वैल्यू 100 है, -60। अच्छा, यहाँ पर t की जगह अगर हम 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो कंप्लीटली e की पावर 0 हो जाएगा, और e की पावर 0 1 होता है। तो -60 इंटू 1 मैंने -60 लिख लिया, प्लस c, और यहाँ पर c की वैल्यू आ जाएगी 80। आप सॉल्व करके देख लें, 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा, 10 टू द 20, और ये -60 लेफ्ट पर आएगा तो +60 हो जाएगा, तो 60 + 20 80 हो जाएंगे। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो आपकी इक्वेशन 1 जो है वो आ गई 2√n इज इक्वल टू -60 e की पावर -0.02 t, और c को रिप्लेस कर दिया हमने 80 से। अच्छा, हमारे पास सब्जेक्ट इसको बनाना है, एक दफा फिर देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर n इन टर्म्स ऑफ t। तो आपको n को सब्जेक्ट बनाना है। तो n को सब्जेक्ट बनाने के लिए तमाम टर्म्स को आप जो है वो राइट साइड पर ले जाएं, पहले 2 को डिवाइड करवा दें वहां पर। तो ये हो जाएगा आपके पास √n इज इक्वल टू 2 डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा, बल्कि पहले 80 को कर लेते हैं ताकि पॉजिटिव टर्म पहले आ जाए। तो 80 डिवाइड बाय 2 40, और 60 डिवाइड बाय 2 30 हो जाएगा, e की पावर -0.02 t। और यहाँ पर क्योंकि √n है, तो इसको रिमूव करने के लिए आप बोथ साइड पर स्क्वायरिंग करेंगे, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो n की वैल्यू आपके पास आ गई 40 -30 और e की पावर -0.02 t। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने किया है। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया n इन टर्म्स ऑफ t। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को इस टाइप के पार्ट्स करवाए थे, मैंने कहा था कि पार्ट्स अक्सर आते हैं, देखें इसमें भी यही पार्ट आया हुआ है। कह रहे हैं स्टेट व्हाट हैपेंस टू द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि दे आर टॉकिंग अबाउट n। कह रहे हैं n क्या होगा, स्टेट व्हाट हैपेंस टू द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि जो टाइम है वो अप्रोच कर रहा होगा किसको, इन्फिनिटी को। तो आप यहां पर जो है इस तरह से करें कि इस वाले में जो इक्वेशन आपने निकाली है पार्ट 2 में, पार्ट 1 में, तो पार्ट 2 करने के लिए आपको पता है कि t अगर अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो मैंने आपको कल ये बात सिखाई थी कि जो e की पावर नेगेटिव में t में होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। ठीक है, ये याद रखिएगा, मैंने कल आपको बताया था ये लॉजिकली किस तरह से होता है। अगर याद नहीं भी है तो कम से कम ये जरूर याद रखें कि अगर t अप्रोच करता है इन्फिनिटी को तो e की पावर जो नेगेटिव t होगी उसकी वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी। तो आप देखें, अगर मैं इसकी जगह 0 रख दूं तो n तो हो गया 40, और ये 30 इंटू दिस 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ आ जाएगा 40 का स्क्वायर, और 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। तो आप देखें कितनी आसानी से इसका ये आंसर आ गया कि अगर इसका मतलब ये है कि टाइम अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, यानी बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए भी रखें, तब भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होकर मैक्सिमम जो है वो कितना जाएंगे, 1600 तक जाएंगे, इससे आगे नहीं जा सकते। तो प्लीज रिप्लाई कीजिए, आपको समझ में आ गया या नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, नवंबर 2013 का, आपके वेरिएंट का नहीं है, 3 का है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसमें इंटीग्रेशन भी आएगी और ये भी हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये जरा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पास, ये कर्व बना हुआ है आपके पास, आपको नजर आ रहा होगा, और इस कर्व के ऊपर 2 पॉइंट बने हुए हैं, एक ए पॉइंट है यहाँ पर और एक जो है वो बी पॉइंट है। बहरहाल आप देखें कि ए पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है और बी पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है। कह रहे हैं अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 3y² dy अपॉन dx इक्वल टू 4y³ प्लस 1 cos square x। ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, is such that when y is 2,
x is 0, ये इसलिए दिया गया ताकि आप c निकालें, ये बाउंड्री कंडीशन है। The diagram shows a sketch of the graph of this solution for 0 to 2 pi, और ये जो ग्राफ बना हुआ है ये 0 to 2 pi के लिए बना हुआ है। This graph has a stationary point at a and b, a और b stationary point है। बेटा stationary point का मतलब मैंने आपको बताया था कि dy upon dx जो है वो 0 के इक्वल होगा। Can I find the y coordinates of a and b? a और b के y coordinates आपको मालूम करने, giving each coordinate correct to one decimal place। तो पहली तो ये बात ये है कि आपको ये मालूम करना है y कोऑर्डिनेट a और b के। तो y के लिए हमें x की फॉर्म में एक इक्वेशन चाहिए होगी, इसके बगैर हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम इसे करके देखते हैं पहले कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो x क्या आएगा, y क्या आएगा, सब चीजें देखते हैं। इसको जरा इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। देखिए आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें इक्वेशन गिवन है 3y स्क्वायर, फिर ये है आपके पास dy अपॉन dx इक्वल टू 4y क्यूब प्लस 1 और cos स्क्वायर x। अच्छा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर बात करते हैं। अच्छा, अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि मुझे वेरिएबल को सेपरेट करना होता है। तो मैं y वाली टर्म्स को एक तरफ करूंगा और x वाली टर्म्स को एक तरफ करूंगा। देखें 3y स्क्वायर अपनी जगह पर आएगा, राइट साइड से आप देखें y क्यूब प्लस 1 है, मैं इसे डिनोमिनेटर में ले आता हूं ताकि पूरे y का एक्सप्रेशन एक तरफ हो जाए, और ये हो गया dy। और राइट साइड पर है 4 और ये है cos स्क्वायर x, ये आ गया आपके पास, और dx उधर जाकर शिफ्ट हो गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं दोनों साइड के ऊपर इंटीग्रेशन का साइन डाल देता हूं क्योंकि मुझे इंटीग्रेट करना है और y को इन टर्म्स ऑफ x निकालना है। अच्छा, इस इक्वेशन को फिलहाल हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि मुझे बाद में स्टेशनरी पॉइंट के लिए इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब जरा देखें यहाँ पर किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। y क्यूब प्लस 1 और 3y स्क्वायर है, तो आपको याद होगा कल मैंने आप लोगों को एक टेक्निक बता, कल क्या इससे पहले भी बता चुका हूँ। देखें y क्यूब प्लस 1 है, तो आप देखें इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव निकालते हैं तो y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3y स्क्वायर। तो आप देखें ऊपर 3y स्क्वायर मौजूद है, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो पता नहीं आपको याद है या नहीं, मैं ये फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए कि मैंने बताया था आपको कि अगर किसी फंक्शन का, अगर कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में हो, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ बेटा क्योंकि नॉर्मली बच्चे भूल रहे हैं बार बार प्रैक्टिस ना करने की वजह से। तो अगर किसी फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर हो तो उसका इंटीग्रल होता है ln ऑफ f ऑफ x प्लस c, आपको याद होगा बताया था। और दूसरी बात ये भी बताई थी, चलें राइट साइड को भी देख लें। राइट साइड के ऊपर है cos स्क्वायर x, मैंने आपको बताया था कि cos स्क्वायर x का बेटा इंटीग्रल नहीं होता डायरेक्टली, आपने करना ये होता है कि जब भी साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर x आए तो मैंने आपको ये आइडेंटिटी बताई थी, आपको याद होगा 1/2 1 प्लस cos 2x। मैंने आपसे कहा था कि cos स्क्वायर x जब भी आए तो बिफोर इंटीग्रेशन आप जो है वो इसके ऊपर ये आइडेंटिटी पहले अप्लाई कर दीजिएगा। तो पहले मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूँ, फिर एक साथ ही इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको अभी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, एक साथ ही मैं इंटीग्रेट करूंगा एक स्टेप में, बेहतर होगा ये आ गया dy, ये हो गया आपके पास इंटीग्रेशन 4, और cos स्क्वायर x की जगह आप लिख लें 1/2, ये आइडेंटिटी जो मैंने फॉर्मूला लिखा है 1 प्लस cos 2x और dx, ठीक है ये आ गया। अब आप देखें आप इसे बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये हो गया 4 और ये हो गया 2 कैंसिल आउट, तो ये आ गया आपके पास 2। अब मैं इसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो यहाँ पर y क्यूब प्लस 1 का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये हो जाएगा ln y क्यूब प्लस 1, ये आ गया आपके पास इज इक्वल टू, ये 2 अपनी जगह पर रहेगा। 1 का इंटीग्रल आपको पता है क्या होता है, x होता है प्लस cos 2x, बल्कि तो ये इस तरह से कर लेता हूँ, 2 दोनों के साथ डाल देता हूँ 2 और फिर ये 2, और cos 2x का इंटीग्रल होता है sin 2x अपॉन 2 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पर क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है, तो आप देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आ गया आपके पास ln y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस साइन 2x और प्लस c। अब इस c को फाइंड आउट करने के लिए हमें मेरे ख्याल में एक बाउंड्री कंडीशन गिवन थी बिल्कुल स्टार्ट में, देखें क्वेश्चन में, तो मेरे ख्याल में गिवन थी कि y 2 है और x 0 है।
तो मैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 डाल दूंगा। y is 2 when x is 0। ये बाउंड्री कंडीशन का बहुत ख्याल रखना होता है, ये काम की चीज होती है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने में हेल्प आउट करती है। तो ln y क्यूब प्लस 1, ओ y की जगह वैल्यू रखनी थी, y is 2, तो 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा बेटा, और x 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, साइन 2x भी 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ गई ln 9। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि c is equals to ln 9। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में डाल दें इसे, और फिर लॉग की टर्म्स को एक तरफ कर लें। तो ये जाएगा ln y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस साइन 2x और प्लस ln 9 हो जाएगा। अच्छा, लॉग की टर्म्स इसलिए कर रहे हैं एक तरफ ताकि सिंगल लॉग में से कन्वर्ट कर लें, ठीक है, आसानी हो जाती है बाद में हमें। माइनस ln 9, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना नहीं था, हमें y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो इसलिए मैं y को कोशिश कर रहा हूँ कि वो सब्जेक्ट बन जाए। y क्यूब प्लस 1 अपॉन 9 हो जाएगा, ln a माइनस ln b, ln a अपॉन b के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस साइन 2x, और ln को अगर मैं यहाँ से कट करूं तो ln की जो बेस होती है वो आपको पता है e होती है, तो ये पूरा बन जाएगा e की पावर 2x प्लस साइन 2x, तो ये आ जाएगा y क्यूब प्लस 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू e की पावर 2x प्लस साइन 2x। 9 को उधर भेज दें तो ये हो जाएगा आपके पास 9 e की पावर 2x प्लस साइन 2x और माइनस 1। अच्छा, क्यूब है तो क्यूब रूट ले लें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट, थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया मैंने इसे ताकि ये अलग नजर आए, क्यूब रूट, और ये हो जाएगा 9 e की पावर 2x प्लस साइन 2x माइनस 1। अच्छा जी, सबसे पहली चीज ये तो क्लियर हो गई आपको कि आपके पास y सब्जेक्ट बनकर आ गया, ठीक है, लेकिन इसमें हमें y के जो कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो उसके लिए हमें चाहिए x। अब जरा आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या था, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है कि फाइंड द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b। ये जो a और b है इसके y कोऑर्डिनेट्स आपने निकालने हैं, और a और b कौन से पॉइंट थे? स्टेशनरी पॉइंट थे, तो हमें स्टेशनरी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को निकालना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास x की वैल्यूज जो है वो होनी चाहिए, जब तक x की वैल्यूज नहीं होंगी हम y नहीं निकाल सकते। तो जो अभी मैंने इक्वेशन बनाई है उसमें फिर हमें निकालना पड़ेगा कि स्टेशनरी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम ये करेंगे कि वो जो हमें इक्वेशन गिवन थी वो थी 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 4y क्यूब प्लस 1, ठीक है। मैं इसे एक मिनट कॉपी कर लूं। नाउ अब स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए ये था 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, मेरे ख्याल में यहाँ पर 4 था, और ये आपके पास है 4y क्यूब प्लस 1 कॉस स्क्वायर एक्स, 4y क्यूब प्लस 1 कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपके पास है, ठीक है। अब इसमें जो है, एक सेकंड बेटा वेट कीजिए। ओके बेटा, अब आप देखें मैंने स्टेशनरी पॉइंट निकालना है, तो स्टेशनरी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे ऑब्वियस सी बात है कि डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 के इक्वल रखना होगा। तो मैं अगर इसको 0 के इक्वल रख लूं, इस चीज को, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y क्यूब प्लस 1
और cos स्क्वायर x। अब अगर मैं इसको आइदर कर लूं तो ये आ जाएगा आपके पास 4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको लिखूं तो 4 इक्वल टू 0 से कोई फायदा नहीं होगा, x नहीं आएगा। y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इससे भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और ये cos स्क्वायर x इक्वल टू 0, तो cos स्क्वायर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो cos x की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। और cos x 0 जो है, आप देखें आपको जो रेंज गिवन थी वो क्या गिवन थी यहाँ पर, 0 से लेकर 2 पाई। तो cos 0 0 से लेकर 2 पाई में कहाँ कहाँ होता है, तो ये आपने एएस लेवल में पढ़ा था कि cos 0 जो है वो दो जगह पर होता है, एक 90 पर और एक 270 पर। तो एक 90 आ गया आपका, 90 का मतलब हो गया पाई बाय 2, और 270 का मतलब हो गया 3 पाई बाय 2। तो ये आपके पास वो दो x की वैल्यूज आ गई a और b की, जहां पर cos जो है वो 0 होगा। अब ये x की वैल्यू उठाकर हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, जो कि अभी हमने ऊपर ड्राइव की थी, उससे हमारे पास जो है वो y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये जरा प्लीज कीजिएगा बेटा, ये कैलकुलेशन x की जगह इंटायर फंक्शन में आप रखिएगा प्लीज। ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें x की जगह बेटा पाई रखिएगा। सब लोग करें जरा कैलकुलेटर से प्लीज एंड टेल मी द आंसर। इस तरह क्यूब रूट लगाइए, e की पावर 2x, तो 2 पाई बाई 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई आ जाएगा, प्लस साइन 2x, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई आ जाएगा। साइन पाई 0 होता है, -1। बेटा बताइए y की वैल्यूज क्या आ रही हैं? एक तो y की वैल्यू ये वाली बताइए क्या आ रही है, और दूसरी जो है वो 3 पाई बाई 2 से निकालते हैं। जब तक मैं सेकंड पुट कर रहा हूं आप जरा फर्स्ट कीजिएगा। 9 e की पावर 3 पाई बाई 2 है ना, तो 9 e की पावर 2x, तो 2 3 पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 पाई आ जाएगा, प्लस साइन 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, साइन 3 पाई आ जाएगा, -1। तो 2y की वैल्यूज हैं, ये बताइए कौन कौन सी आ रही हैं। ख्याल में आपने आंसर दे दिया है। हाँ पाई बाई 2 आएगा, लेकिन वो 2 से 2 कैंसिल भी तो हो गया। यहाँ पर जो 9 e की पावर 2x है, तो जब x की जगह मैं पाई बाई 2 रखूंगा तो 2 से 2 कैंसिल भी तो हो जाएगा, इसलिए वो मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, जरा सा प्लीज कैलकुलेशन कीजिएगा, ये कैलकुलेशन कीजिएगा प्लीज, क्या आ रही है। जब तक मैं बॉक्सेस वगैरह बना लूं आप लोग जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व करें और बताइए y की वैल्यूज क्या आ रही हैं आपके पास। बेटा कैलकुलेटर इस्तेमाल करना आना चाहिए इसमें, कोशिश करें कोई मिस्टेक ना हो आपसे। मैं आंसर देख कर भी लिख देता हूँ, लेकिन ये क्या आप निकाल लें आप वैल्यूज। तो मेरे पास एक y की वैल्यू जो आंसर में लिखी हुई है वो लिखी हुई है 5.9, और एक लिखी हुई है 48.1। अच्छा, कैलकुलेटर को रेडियन मोड में रखिएगा, कैलकुलेटर को रेडियन मोड में रखिएगा। तो ये आ रहा है आपके पास 5.9, और ये आ रही है आपके पास 48.1। बेटा चेक कर लीजिएगा यही आ रही है नहीं। देखें 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, अच्छी खासी लेंदी वर्किंग थी इसके अंदर। अच्छा, कह रहे हैं कि गिविंग ईच कोऑर्डिनेट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, वो तो आपने कर लिया। ओके बेटा, जल्दी जल्दी बताइए सही है आंसर आप लोगों का या कोई प्रॉब्लम है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई बात नहीं, आपके पास कैलकुलेटर्स नहीं था तो हम क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। ठीक है, और इसे स्टार्ट करते हैं। ओके सही है, वैल्यूज आ रही हैं, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। कह रहे हैं इन अ सर्टेन कंट्री द गवर्नमेंट चार्जेस टैक्स ऑन ईच लीटर ऑफ पेट्रोल सोल्ड टू motorist. The revenues per year is R million dollars when the rate of tax is X dollars per liter. X जो है वो 1 लीटर पर जितना पेट्रोल होता है उस पर टैक्स है, और R जो है उससे रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो है।
द वेरिएशन ऑफ आर विद एक्स इज मॉडल बाय दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको बनाकर दे दिया कि भाई इन दोनों में आपस में एक ये रिलेशनशिप है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनाकर दे दी कि जो रेट ऑफ चेंज है वो इस तरह से इन्होंने मॉडल किया हुआ है कि इसके हिसाब से वो चेंज हो रहा है। ये आपके पास है 1/x माइनस 0.57। कह रहे हैं वेयर r and x आर टेकन टू बी कंटिन्यूअस वेरिएबल विद r 16.8 और x की वैल्यू 0.5 है, वही बाउंड्री कंडीशन गिवन है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर r इन टर्म्स ऑफ x, और r निकालना है इन टर्म्स ऑफ x। चले मैं थोड़ा सा स्पीड से कर देता हूँ। सबसे पहला काम वेरिएबल्स को सेपरेट करें। r की टर्म्स को मैंने एक तरफ कर लिया और 1/x माइनस 0.57 उसे वहीं रखें, सिर्फ dx को उधर भेज दें तो ये आ जाएगा आपके पास, dx उधर चला गया। अब आप दोनों साइड के ऊपर इंटीग्रेट कर दें। अब इसकी इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, आप देखें 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया। 1/r ये हो जाएगा आपके पास ln r। बेटा कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी मुझे। 1/x का इंटीग्रल ln x माइनस 0.57 का इंटीग्रल 0.57x होगा। तो प्लीज कैलकुलेशन कीजिएगा। सी के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए बेटा। तो x डाल दें यहाँ पर 0.5 और r डाल दें 16.8। तो ये इसके अंदर डाल देते हैं। r is 16.8 and x is equal to 0.5। तो यहाँ पर ये बता दें कि ln r is 16.8, x is 0.5 minus 0.57 into 0.5। बेटा कैलकुलेशन जरा से प्लीज बता देंगे सब लोग। ln 16.8 लिखते जाइएगा कैलकुलेटर में, माइनस ln 0.5 माइनस 0.57 इंटू 0.5, ये आ गया आपके पास। हर 3.8 कह रहे हैं, कम फाइनल ना तीनों का 3.8, तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो सही आ रहा होगा। अब इक्वेशन नंबर 1 में प्लग इन कर दें। तो इक्वेशन 1 में अगर आप प्लग इन करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, ln r is equals to ln x minus 0.57 x और c is 3.8। अच्छा ln वाली टर्म्स को आप एक तरफ कर लें। ओके बेटा, ln वाली टर्म्स को एक तरफ कर लें ताकि r को सब्जेक्ट बनाना आपके लिए आसान हो। ln x को लेफ्ट पर ले आया और ये हो गया 3.8। पॉजिटिव टर्म मैंने पहले लिख ली, नेगेटिव टर्म मैंने बाद में कर दी। तो ये आ जाएगा आपके पास ln r अपॉन x is equal to 3.8 minus 0.57 x। अब यहाँ पर ln की बेस जो है वो e है, तो ये e की पावर बन जाएगा पूरा। ये आ जाएगा आपके पास, क्योंकि r को सब्जेक्ट बनाना है ना, तो ये हो जाएगा r अपॉन x इक्वल टू e की पावर 3.8 माइनस 0.57 x। तो r इज इक्वल टू आ गया आपके पास x e की पावर 3.8 माइनस 0.57 x। इसे भी हम चेक कर लेते हैं, आंसर से मैच कर लेते हैं कि ये यही आ रहा है या नहीं। अच्छा समटाइम्स इसको भी मजीद सॉल्व कर सकते हैं। मैं जरा देखता हूँ पहले कि आंसर इसी फॉर्म में है या नहीं है। e की पावर याद रखिएगा 3.8 माइनस 0.57। ओके, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा आंसर जो है वो डिफरेंट आपको नजर आ रहा है। r इज इक्वल टू 33.6 इंटू x और e की पावर ये है। अच्छा कोई मिस्टेक तो आप लोगों ने नहीं की कैलकुलेटर से? कैलकुलेशन वगैरह जरा चेक कर लीजिएगा कि कैलकुलेशन। अच्छा एक काम करें बेटा, प्लीज जरा मेरे साथ साथ एक काम कीजिएगा, बताता हूं मैं आपको। ओके बेटा, इसका मतलब ये है कि ये वाला आंसर और जो बुक में आंसर आ रहा है वो एग्जैक्टली सेम है। मैंने इसको टैली भी कर लिया आपके सामने। अच्छा इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं बेटा, इसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि हमें नहीं पता था कि हमें क्या आंसर लाना है। अगर आंसर प्रूफ करना होता तो फिर जो है वो होता। अब लेकिन आंसर प्रूफ नहीं करना हमें, इसलिए जो है वो ये आंसर भी एक्सेप्ट होगा। ठीक है।
इसमें कोई मसला नहीं। हाँ, प्रूफ करना होता तो मसला हो जाता, फिर हमें करना पड़ता। अच्छा, अब देखें, ये कह रहे हैं कि दिस मॉडल प्रिडिक्ट्स दैट आर कैन नॉट एक्सीड अ सर्टेन अमाउंट, फाइंड दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर। आर की क्या निकालनी है आपको? मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि आर मैक्सिमम कितना होगा। तो किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम करने के लिए आपको पता है उसके लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पर अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास पार्ट 2 में, आप इसको मैक्सिमम करने के लिए आपको इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर ये u इंटू वी के फॉर्मूले से होगा, ये हो जाएगा dr अपॉन dx, ठीक है। x का डेरिवेटिव 1 और e की पावर को हम एज इट इज कॉपी डाउन कर लेंगे, प्लस फिर x को कॉपी डाउन कर लेंगे और e की पावर का डेरिवेटिव होगा e की पावर 3.8 माइनस 0.57 x, और फिर पावर का जो डेरिवेटिव होगा तो उसमें सिर्फ कोफिशिएंट आ जाएगा, 3.8 का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा और माइनस 0.57 कोफिशिएंट और x का 1 हो जाएगा, एंड दैट कीप इट इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है बेटा? इसमें ये टर्म और ये टर्म आप देखें कॉमन आ रही है, क्योंकि मुझे तो x निकालना है ना पहले कि किस वैल्यू के ऊपर मैक्सिमम है। तो e की पावर 3.8 माइनस 0.757x और ये आ जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस 0.57x इक्वल टू 0। अच्छा, आइदर करेंगे तो ये वाली टर्म तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, इसमें से x आ ही नहीं सकता, इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए कि इसमें x को नीचे उतारने के लिए log चाहिए और log 0 जो है वो पॉसिबल नहीं होता राइट साइड पर। अच्छा, ये बताइएगा प्लीज, 1 को डिवाइड करें 0.57 से एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ x, कि किस वैल्यू ऑफ x के ऊपर r मैक्सिमम होगा, ये जरा बताइए, और फिर इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन में डाल दीजिए इस वाली में। तो ये आ रहा है आपका 1.75, तो 1.75 को उठाकर डाल दें इक्वेशन 1 में टू गेट द वैल्यू ऑफ आर मैक्सिमम। तो ये आ जाएगा आर मैक्सिमम 1.75, बेटा कीजिएगा ये पूरी कैलकुलेशन, 3.8 माइनस 0.57 और x की जगह 1.75 रख दीजिए। नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ r, क्या आ रही है आपके पास? 28.9। चलें चेक कर लेते हैं इसे, 28.9। ये आंसर है आपका, यस एग्जैक्ट 28.8 और 28.9 बोथ आर करेक्ट। तो देखिए 9 मार्क्स का मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया, तो आप लोगों को आज मैंने काफी लंबे लंबे क्वेश्चंस करवाए और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को इसके सिंपल यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के पास पेपर्स जो हैं वो अपलोड कर देता हूँ। उसमें से सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन के मेरे ख्याल में 35 के करीब क्वेश्चंस हैं, उसमें से जो मैंने करवा दी है वो अगर आप छोड़ दें तो मेरे ख्याल में 25 क्वेश्चंस तक होते हैं। तो जितने पॉसिबल हो मैक्सिमम जो है तकरीबन 15 to 20 क्वेश्चन तो लाजमी कर लीजिएगा और वो हो जाएगा। अच्छा, dy अपॉन dx क्यों 0 के इक्वल है? dy अपॉन dx इसलिए 0 है बेटा क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो है, जो मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं कि r को मैक्सिमाइज करना है, तो किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम कब होता है? जब उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर dr अपॉन dx की वैल्यू को इक्वेट किया है 0 पे। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होंगी। अब सिर्फ आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी है, तो कीजिएगा प्रैक्टिस और फिर मुझे बताइएगा।